नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज खास चर्चा रहेगी फिक्स्ड इनकम में निवेश स्ट्रैटेजी की। आज बताएंगे अभी फिक्स्ड इनकम में कहां निवेश करें, छोटी अवधि के लिए डेट फंड या एफडी क्या है कारगर, क्या अभी एनसीडी में निवेश करना है सही, इसी पर करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ पंकज मटपाल हैं, एमडी ऑप्टिमा मनी। पंकज जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। और खास फोकस रहने वाला है आज हमारा फिक्स्ड इनकम ग्रुप पर, और जानना समझना जरूरी है कि आखिरकार यहाँ पर कैसे निवेश के मौके बन रहे हैं। हमारे साथ एक और खास एक्सपर्ट भी, उनका भी परिचय करा देते हैं। देवांग शाह, हेड फिक्स्ड इनकम एक्सिस म्यूचुअल फंड। देवांग का भी स्वागत है मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जैसा हमें मालूम है, आरबीआई पॉलिसी का समय है और एक बार फिर से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई भी बदलाव इस बार नहीं होने वाला है। एक बार फिर से पॉलिसी में तो स्टेटस को बरकरार रखने की पूरी कोशिश है, पूरी तैयारी है आरबीआई की तरफ से भी। पर अगर हम अभी फिक्स्ड इनकम में इस पूरे इस निवेश को समझे, देवांग आपसे मैं अगर शुरू करूं तो क्या आप एक डेवलपमेंट देख पा रहे हैं इस सेगमेंट में अभी? तो आपने राइटली पॉइंट आउट करा कि आई थिंक एक्सपेक्टेशंस जो कल मॉनेटरी पॉलिसी से है वो काफी स्टेटस को है ऑन रेट्स। ना रेपो रेट चेंज किए जाएंगे, ना हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि जो लिक्विडिटी पे भी आरबीआई काफी हॉकिश साउंड हुआ था। लास्ट दो मॉनेटरी पॉलिसी में उन्होंने आईसीआरआर एलोकेट करा था 10% का, और लास्ट पॉलिसी में उन्होंने ओएमओ सेल्स की बात करी थी। अगर आप देखेंगे लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी और आज, अगर हम आज देखते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट में, तो ग्लोबल बॉन्ड डील्स में काफी रैली हो चुकी है। लास्ट टाइम यूएस ट्रेजरीज 4.80-5 के बीच में ट्रेड हो रहे थे, अभी यूएस ट्रेजरीज 4 to 4.25 में ट्रेड हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल कंडीशंस ग्लोबली काफी ईज हो चुकी है, और क्रूड ऑयल का दाम जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमैटिक होता है इंडिया के लिए, वो भी काफी नीचे आ चुका है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि एक्सटर्नल सिचुएशन अगर हम देखेंगे तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में काफी स्टेटस को रेट्स रखेंगे। फ्रॉम अगर आप पर्सपेक्टिव देखते हैं कि नेक्स्ट 12 महीनों में आरबीआई पॉलिसी कैसी रहेगी, हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि इमीडिएटली आरबीआई स्टेटस को रहेगा। फेब्रुवरी ऑनवर्ड्स आरबीआई जो इफेक्टिव रेट उन्होंने लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में बढ़ा दिया था इनडायरेक्टली लिक्विडिटी टाइट करके, ऑपरेटिव रेट अगर आप देखेंगे तो लास्ट 90 दिन के लिए 6.5 से 6.75 ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है। तो हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि पहले आरबीआई ऑपरेटिव रेट नीचे लेके आएंगे टुवर्ड 6.5, और नेक्स्ट ईयर आप रेट कट के एक्सपेक्टेशंस शुरू देख सकते हैं। बिल्कुल। तो पंकज जी, ये जो स्थिति है अभी डेट या फिर फिक्स्ड इनकम के निवेशकों के लिए, क्या मायने हैं इस स्थिति के, ये समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि ब्याज दरें स्थिर हैं, अब ऑलमोस्ट टॉप आउट हो गई हैं। उम्मीद है कि अगले साल उसमें हम शायद गिरावट भी देखें। कब होगा ये अभी मालूम नहीं है निश्चित तौर पर जो फिक्स्ड इनकम के जो निवेशक है उनके लिए ये जो समय है वो कैसा है? बिल्कुल, देखिए स्वाति जी, ऐसा है कि पोर्टफोलियो में डेट की अपनी इंपॉर्टेंस है, तो एलोकेशन तो यहाँ पर होना ही चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि समय कैसा है, तो अब क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसा अभी आपने भी बात की, देवांग जी ने एक्सप्लेन किया, और मॉनेटरी पॉलिसी में इस वक्त तो उम्मीद नहीं है कि कुछ बदलाव होगा। और अभी अगर फ्यूचर की बात करें तो रेट कम होना शुरू होंगे। तो इस हिसाब से इस वक्त पर यदि आप डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन कॉल भी ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में जो डेट कैटेगरी है, इसमें 16 कैटेगरी है, तो हर तरह की अवधि के हिसाब से आपके पास चॉइसेस हैं। यदि आपको बहुत शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना है तो आपके पास में अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन की चॉइस है, लिक्विड फंड्स की चॉइस है, आपके पास मनी मार्केट का ऑप्शन है। इसी तरह से आपको थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म करना है तो मीडियम ड्यूरेशन, या फिर आपके पास कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, इस तरह की चॉइसेस हैं। तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन अपने समय के अनुसार। लेकिन फिर भी इस वक्त पर कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स या फिर हम बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड की बात करें, इन्हें भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल।
तो देवांग, जब हम पिछले 2 सालों में अलग अलग एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, क्योंकि तब एक दौर था ब्याज दरों के चढ़ने का। कोविड के टाइम पर ब्याज दरें काफ़ी नीची कर दी गई थी। उसके बाद जब हम थोड़ा रिकवर होना शुरू हुए, कोविड से उभरे, तो ब्याज दरों के बढ़ने का दौर स्वाभाविक तौर पर शुरू हुआ। तब एक्सपर्ट्स का मानना था कि बेहतर है कि आप बहुत ज़्यादा लंबा पैसा मत रखिए, लंबी अवधि का पैसा आप अभी डेट में मत ही डालिए तो बेटर है, क्योंकि अभी तो और बढ़ेंगी ब्याज दरें। तो मैं आपसे भी ये जानना चाहती हूँ कि अभी फिलहाल पैसा लगाया कहाँ जाना चाहिए फिक्स्ड इनकम में। इक्विटी मार्केट में तो हमने एक बहुत अलग माहौल अभी देखा है, लेकिन उतना ही जरूरी है एसेट एलोकेशन जिसका जिक्र पंकज जी कर रहे थे, डेट में भी। तो आप डेट को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो अभी डेट या फिक्स्ड इनकम में पैसे लगाने के अच्छे मौके आपको कहाँ नजर आ रहे हैं? वो ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए जहां पर निवेशकों को पैसा रखना चाहिए? तो स्वाति जी, आपने सही बोला। एक तो कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मार्केट की सिचुएशन अगर देखेंगे तो इन्फ्लेशन साइकिल की पीक हो चुकी है हमारे हिसाब से। और आपने वो भी पार्ट सही बोला कि लास्ट 2 साल अगर इन्वेस्टर्स को फिक्स्ड इनकम फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए था तो उनकी अवधि या जो फंड के ड्यूरेशन है वो काफी शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में या मनी मार्केट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए था। बिकॉज हमारे जो एक्सपेक्टेशन थे वो इंटरेस्ट रेट बढ़ोतरी के थे और वो एक्चुअली डिलीवर हुए हैं। अगर आप आज का मैक्रो एनवायरनमेंट देखेंगे तो हमारे अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि ग्लोबल रेट साइकिल पीक आउट हो चुकी है। आप देखिए ऑलरेडी यूएस और यूरोप का डेटा काफी खराब आना शुरू हो गया है। इन लास्ट 6 महीने से हम लोग सोच रहे हैं कि चाइना में पॉलिसी मेजर्स चेंज करके बदलाव लाएगा और शायद ग्रोथ की पॉसिबिलिटी वापस आएगी, लेकिन चाइना डेटा डिसअपॉइंट कर रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो ग्रोथ साइकिल और ग्रोथ डेटा बहुत स्ट्रांग दिखा रहा है, लेकिन इंक्रीमेंटली अगर हम देखें, बिकॉज रेट्स फॉरवर्ड लुकिंग रहते हैं और वो गाइडेंस देते हैं कि मैक्रो एनवायरनमेंट कैसे आगे बिहेव करने वाला है। जनरली टाइटर फाइनेंशियल कंडीशंस, इंटरेस्ट रेट की बढ़ोतरी, ये सारी चीज ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं रहती है। पास्ट ट्रेंड्स हमने देखे हैं। अगर आप 20-25 साल का ट्रेंड देखेंगे, जब भी ऐसे रेट्स 200-300 बेसिस से रेट बढ़ोतरी हुई है उसके बाद ग्रोथ में इंपैक्ट आया है और रिलेटिवली इनफैक्ट डेट मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। सो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है, मैक्रो एनवायरनमेंट देख के और इन्फ्लेशन साइकिल देख के इंटरेस्ट रेट में हम पीक साइकिल पे है। यहां से ऑब्वियसली आरबीआई इमीडिएटली शायद रेट कट नहीं करेंगे, रेट कट स्लो ग्रेजुअल रहेंगे। डेवलप मार्केट बॉन्ड डील्स में रेट कट्स जल्दी रेट साइकिल ज्यादा अग्रेसिव रहेगी, रेट कट साइकिल, और कट्स ज्यादा रहेंगे। इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया में रेट कट साइकिल शॉर्ट रहेगी और बहुत ज्यादा रेट कट्स नहीं रहेंगे। बट अगर इन्वेस्टर को इस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए तो उनको मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में टैक्टिकल एलोकेशन करके ड्यूरेशन प्ले कर सकते हैं। अगर मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स है तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म फंड्स हमारे हिसाब से काफी अच्छे ऑप्शन है एज अ चॉइस फॉर इन्वेस्टर्स। बिल्कुल, यहाँ पर जिक्र करना पंकज जी एफडी का भी जरूरी है, क्योंकि बैंकों ने ये मौका लिया कि हम अपने ग्राहकों को आकर्षक दरों पर एफडी की पेशकश करें। हालांकि जितना तेजी से ब्याज दरें बढ़ी उतना तेजी से फायदा ग्राहकों को नहीं मिला, वो धीरे 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 करके ही पास ऑन होता गया। लेकिन फिर भी आकर्षक है एफडी की दरें। कई जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं वहां पर तो दरें और भी ज्यादा है एफडी की। तो जो एक निवेशक है वो अभी ये जानना चाहता है कि जो टैक्सेशन में जो एक इकलौता जो एक डिफरेंस था डेट फंड और एफडी में, वो हटने के बाद अभी डेट फंड सही या एफडी सही, अगर मानिए किसी को मीडियम टर्म तक के लिए अगर निवेश करना ही है तो? देखिए स्वाति जी, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। और जो एक बेनिफिट था कि डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था लॉन्ग टर्म में, वो चला गया 1 अप्रैल 2023 के बाद। जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ये बेनिफिट नहीं है। बट उसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि डेट ओरिएंटेड फंड्स की अपनी खासियत है और उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। पहली बात तो ये है कि जब हम एफडी की बात करते हैं तो एफडी पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग अलग टर्म के लिए अलग अलग होते हैं। तो यदि आप देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में
अगर 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो उतना आपको 1 साल की एफडी पर या 2 पर नहीं मिलता है। जबकि हम जब डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में करते हैं तो वहां भी हम इस तरह के यानी कि 7-8% तक का रिटर्न भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप भले ही 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इसके लिए आप ये ना कंपेयर करें कि एफडी पर आपको जो 5 साल की एफडी पर इंटरेस्ट मिल रहा है वैसा आपको 1 साल की एफडी में मिल पाएगा, जबकि डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में आपको शायद उस तरह की उम्मीद आप कर सकते हैं। दूसरी बात, टैक्स की आपने बात की। भले ही ये कोई बेनिफिट नहीं है अभी इंडेक्सेशन का यहां पर, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में जब आप यूनिट्स को रिडीम करते हैं तभी आपको टैक्स चुकाना होता है। लेकिन अगर हम बात करें एफडी की तो यहां पर अक्रूअल बेसिस पर आपका टैक्स एप्लीकेबल होता है, यानी कि आप 5 साल की एफडी भी कर रहे हो तो हर साल जो भी इंटरेस्ट अक्रू होगा आपकी एफडी पर, उस पर टीडीएस भी एप्लीकेबल हो सकता है और साथ ही आपकी टैक्स लायबिलिटी भी उस पर बनेगी। तो ये भी एक फर्क देखना यहां पर जरूरी है। बाकी तो वैसे हम बात करें कि पोस्ट टैक्स रिटर्न्स की तो वहां पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। बिल्कुल। दिवांग, ऐसे में किसी के पोर्टफोलियो में जो डेट एलोकेशन है, क्योंकि हमें कई बार लगता है कि डेट या फिक्स्ड इनकम निवेश को लेकर हम कभी गलत नहीं हो सकते हैं। हमें लगता है ये तो बहुत ही सुरक्षित निवेश है, अब इसमें ज्यादा से ज्यादा गलती क्या कर लेंगे, लेकिन शायद ये सही धारणा नहीं है। इसलिए मैं आपसे एज एन एक्सपर्ट समझना चाहती हूँ, डेट में भी निवेश में कैसी गलतियां हो जाती है निवेशकों से, क्योंकि अगर आपको डेट से भी एक सिक्योर्ड कैपिटल रखना है अपने पोर्टफोलियो में तो आपको सही जगह निवेश करना बहुत जरूरी है। तो कौन सी गलतियां हैं जिससे बचना चाहिए? स्वाति जी, आपने काफी अच्छा पॉइंट रेस किया है और हमारे अंडरस्टैंडिंग ऐसी एक पंकज जी ने भी ये पॉइंट कवर करा था। आई थिंक सेबी ने एक बहुत अच्छा काम करा है लास्ट 3-4 साल में, हमारे रेगुलेटर ने। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टर्स को एक अवधि के हिसाब से कैटेगरीज ऑफ डेट फंड्स दे दिए हैं। जैसे एग्जांपल, पहले गलती क्या होती थी, इन्वेस्टर का अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 महीने का है, उनको वो क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि वो फंड में जब निवेश कर रहे हैं वो उसमें ड्यूरेशन काफी ऊपर नीचे हो सकता था, तो उसके हिसाब से वो लोग मार्क टू मार्केट वोलेटिलिटी पे वो लोग एक्सपोज हो जाते थे, उनका रिटर्न्स। आई थिंक जो कैटेगरीज करी है सेबी ने, विच इन्वेस्टर को अलाउ करती है 1 दिन से 30 साल तक निवेश करने के लिए। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन जानकर उस कैटेगरी के हिसाब से फंड इन्वेस्ट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से जो पहली इंपॉर्टेंट चीज है जो इन्वेस्टर को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है और उसके हिसाब से जो राइट प्रोडक्ट है, और हर फंड कैटेगरी के हिसाब से ड्यूरेशन मैंडेट बताता है। दूसरी जो आपने बोला सुरक्षा, फंड में फैक्ट शीट में रिस्कोमीटर करके डिस्क्लोजर्स आते हैं जो दिखाते हैं कि फंड का रिस्क कैसा है, क्या क्रेडिट रिस्क है, क्या ड्यूरेशन रिस्क है। इन्वेस्टर्स जो और पीआरसी मैट्रिक्स, दोनों चीज फैक्ट शीट में डिस्क्लोजर्स होते हैं। हमारी आग्रह यह है इन्वेस्टर्स से कि वो दोनों चीज चेक करके, रिस्कोमीटर, पीआरसी मैट्रिक्स और अपना इन्वेस्टर होराइजन डिसाइड करके फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर ये चीज चेक कर ली तो आई थिंक इन्वेस्टर एक्सपीरियंस जो डेट फंड में रहेगा वो काफी अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ रिस्क हैं जो डेट फंड से जुड़े हुए हैं, और जो दर्शक, हमारे जो रेगुलर दर्शक हैं, उनको ये मालूम होगा कि डेट में रिस्क को लेकर, पीआरसी मैट्रिक्स को लेकर कुछ दिनों पहले हमने शो भी किया था और ये भी समझा था कि सही डेट फंड की जो चुनाव है वो आप रिस्क के आधार पर, जोखिम के आधार पर कैसे कर सकते हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा ये जारी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। फिक्स्ड इनकम में निवेश की स्ट्रैटेजी पर कर रहे हैं आज हम खास चर्चा। एक्सिस म्यूचुअल फंड के फिक्स्ड इनकम के हेड देवांग शाह हमारे साथ है, ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज भटपाल से हम कर रहे हैं खास चर्चा। पंकज जी, यहाँ पर स्पेशली फिक्स्ड इनकम में एक विकल्प पर चर्चा करना जरूरी है जिसका असल में जिक्र आजकल काफी ज्यादा है, वो है एनसीडीज, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। काफी ज्यादा हम इसको देखकर एक बज़ भी देख रहे हैं, कई एनसीडीज हाल फिलहाल में आई भी हैं।
क्या आप मौके देखते हैं एनसीडीज में निवेश के आजकल के समय में? बिल्कुल, देखिए, जैसे हम डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड के थ्रू भी एक्सपोजर ले सकते हैं, वैसा ही आप डायरेक्टली एनसीडीज में और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और थ्रू म्यूचुअल फंड्स भी आप एक्सपोजर पा सकते हैं उन एनसीडीज में या बॉन्ड्स में। तो अब यहां पर क्योंकि दो रिस्क समझना बहुत जरूरी है डेट मार्केट में, एक क्रेडिट रिस्क और दूसरा इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो जैसा देवांग जी ने एक्सप्लेन किया था अभी पूरा इस चीज को कि जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी डेट फंड में तो क्या देखना चाहिए, तो क्रेडिट रिस्क जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। तो अगर आप एनसीडी में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो रिस्क को समझना, पहली बात तो यह है कि जो रेटिंग है उसको आप जरूर देखेंगे और अच्छी रेटिंग जिनको मिली हुई है इकरा से, क्रिसिल से, उनमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। लेकिन उसके बाद भी हमने कई बार देखा है कि अच्छी रेटिंग वाले और अच्छे डिबेंचर्स और बॉन्ड्स डिफॉल्ट हुए हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप इंडिविजुअली किसी बॉन्ड में या किसी एक डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पर आपका रिस्क थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है बनस्पत इसके कि आप किसी पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब आप किसी डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में करते हैं तो क्योंकि वो रिस्क आपका जैसे इक्विटी की हम बात करें वैसे ही डेट फंड्स में भी स्प्रेड हो जाता है, तो उसको भी समझना जरूरी है। बट अगर आपको समझ है डिबेंचर्स के बारे में, एनसीडीज के बारे में, जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, तो आप बेशक उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि जो इनका कूपन होता है, जो इन पे आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, वो थोड़ा एफडी के मुकाबले बेहतर रहता है। लेकिन ध्यान रहे यदि कूपन जो है बहुत ज्यादा है तो देखा जाएगा कि वहां पर रिस्क भी अधिक होगा, तभी वो कंपनी ज्यादा आपको इंटरेस्ट दे रही होगी। तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है। देवांग, आपसे एक व्यू पॉइंट लेना चाहेंगे, क्या अभी ये एक सेंस बनता है कि एक थोड़ा रिस्कियर एक विकल्प की तरफ डेट में विद इन डेट अभी निवेशक जाए? एक दो स्वाति जी, जैसे आपने बताया, आई थिंक ग्रोथ साइकिल बहुत अच्छी चल रही है इंडिया में। अगर आप लास्ट 12-18 महीने के डेटा पॉइंट्स देखेंगे तो ग्रोथ, आप क्रेडिट ग्रोथ देख लीजिए, एनबीएफसीज की बैलेंस शीट काफी ठीक हो चुकी है, बैंकिंग बैलेंस शीट अच्छी हो चुकी है, इंडिया कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स काफी डीलिवर्ड हो चुकी है, उनका लिवरेज काफी कम हो चुका है, डेट काफी कम हो चुका है, ग्रोथ काफी स्ट्रांग है। सो एट दिस मोमेंट हमें ऐसा लगता है कि अगर आप क्रेडिट फंड्स में या क्रेडिट रिस्क जो आपने बात करी और पंकज जी ने बात करी उसमें आप निवेश कर सकते हैं। हाँ, साइकिल ठीक ठाक लग रही है क्रेडिट साइकिल की, तो हमें कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। लेकिन इन्वेस्टर्स जो क्रेडिट रिस्क फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको वो समझ होनी चाहिए कि ये पेपर्स ट्रिपल ए रेटेड नहीं रहते हैं, इनमें 65% ऑफ द पोर्टफोलियो डबल ए रेटेड रहता है। सो वो जानकारी लेके, और क्रेडिट रिस्क में वोलेटिलिटी आती है, वो जानकारी लेकर और जानकर निवेश करना चाहिए। मैक्रो एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें क्रेडिट रिस्क में अभी साइकिल में कोई डिटेरियोरेशन दिख नहीं रहा है। जी, पंकज जी, एक डेट पोर्टफोलियो में आपने जिक्र किया कुछ डेट कैटेगरीज का, क्योंकि 16 कैटेगरीज हैं, निवेशक कंफ्यूज हो सकते हैं, पर आपने खास तौर पर बताया कि मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन के जो डेट फंड्स है वहां पर अच्छा एक मौका है, बैंकिंग एंड पीएसयू है। तो एक डेट पोर्टफोलियो में एक एलोकेशन के लिहाज से विद इन डेट आपको सही एक जो एलोकेशन है वो कैसा लगता है? अगर मैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये तो एक निवेशक पे डिपेंड करता है, बट फिर भी अगर हम एक मॉडल पोर्टफोलियो की बात करें तो बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त पर हम थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर हम क्रेडिट रिस्क की बात करें तो वो हर इन्वेस्टर के लिए नहीं है। जिस तरह से हम कहते हैं कि आप सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं यदि आपको अच्छी नॉलेज है मार्केट की, ऐसे ही स्मॉल कैप में आप थोड़ा ही पोर्शन करें। ऐसे ही अगर हम क्रेडिट रिस्क की बात करें तो थोड़ा सा वो एक रिस्क की कैटेगरी मान सकते हैं विद इन डेट। लेकिन अगर हम बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड की बात करें तो यहाँ पर क्रेडिट रिस्क बहुत कम हो जाता है, क्योंकि बैंकिंग के यहाँ पर बैंक्स की और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं उनके बॉन्ड्स होते हैं, तो यहाँ पर क्रेडिट रिस्क कम होता है। तो इन्वेस्टर्स इस वक्त पर अगर आप थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और साथ ही कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो
तो आप थोड़ा सा देखेंगे उनका पोर्टफोलियो कैसा है, उनके पोर्टफोलियो में जो बॉन्ड्स हैं उनको रेटिंग कैसी मिली हुई है। तो अगर किसी बॉन्ड के किसी फंड के पोर्टफोलियो में जो बॉन्ड्स हैं वो AA से नीचे के बॉन्ड्स हैं तो थोड़ा सा वो रिस्की हो जाता है, उसको देखना जरूरी है। लेकिन बैंकिंग एंड PSU डेट फंड और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड मेरे हिसाब से इस वक्त पर सही रहेंगे। बिल्कुल। देवांग, अब आने वाले जो मेरे ख्याल से 5 से 6 महीने हैं वो काफ़ी इवेंटफुल रहने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट, और हम देख सकते हैं कि इलेक्शन का टाइम है और उसके बाद जो RBI पॉलिसी है उसका भी स्टांस देखना पड़ेगा, गवर्नर की कमेंट्री देखनी पड़ेगी। तो आने वाले 6 मंथ्स में मैं अगर एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूँ तो आप फिक्स्ड इनकम में कैसा डेवलपमेंट देख पा रहे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंटली निवेशकों का कितना पैसा बन सकता है डेट से अभी? तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि एक्चुअली मैक्रो एनवायरनमेंट देख के, और मैंने उस बात पे अलूड भी करा था कि मुझे ऐसा लगता है कि ग्रोथ साइकिल काफी अच्छी रही है, लेकिन इंक्रीमेंटली यहाँ से ग्रोथ साइकिल, बिकॉज गवर्नमेंट अभी फिस्कल पुश कम करना चाहेगी। अगर आपने देखा होगा स्वाति जी, तो सारा चीज हम लोग अगर सेंट्रल पॉलिसी रेट्स देखे, US मार्केट्स देखे, इंडिया मार्केट्स देखे, इंटरेस्ट रेट साइकिल देखेंगे, इन्फ्लेशन साइकिल देखेंगे, सब प्री कोविड हो गया है। लेकिन अगर फिस्कल डेफिसिट की बात करेंगे तो फिस्कल डेफिसिट जो बेसिकली गवर्नमेंट खर्चा करता है वो काफी बहुत ज्यादा है, और वो एक बहुत महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट ने करी है इन द लास्ट फ्यू इयर्स, वो एक बहुत महत्वपूर्ण रहा है इंडिया की ग्रोथ साइकिल के लिए। हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि इंक्रीमेंटली फिस्कल डेफिसिट या गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम होगी। सो पीक इंटरेस्ट रेट्स या पीक ग्रोथ साइकिल हम देख रहे हैं अभी। हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है नेक्स्ट 12 से 18 महीने में एटलीस्ट RBI फेड साइकिल देख के, ग्लोबल एनवायरनमेंट देख के, इन्फ्लेशन लोकल साइकिल देख के और एक्सटर्नल सेक्टर देख के हमारा व्यू है RBI 50 से 75 बेसिस का रेट कट करेंगे, और उसके हिसाब से मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं हमें इस टाइम पे। जनरली ये फंड्स फॉर इन्वेस्टर्स जो नेक्स्ट 12-18 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारे अंदाज के हिसाब से पोर्टफोलियो सिलेक्शन के लिए काफी अच्छे रहेंगे। बिल्कुल। तो फिक्स इनकम में क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी आने वाले महीनों में, इस पर की हमने खास चर्चा देवांग शाह से और पंकज मटपाल से। बहुत धन्यवाद दोनों एक्सपर्ट्स का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए करते हैं। रुकते एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।